हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी विषय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ठीक है, आपको बताना है विशेषण का निर्देश किस विकल्प में अशुद्ध है। पहला है ढाई अपूर्णांक बोधक, दूसरा क्रमवाचक, बह नौकर कोई विशेषण नहीं है, या फिर ऑप्शन डी 26 पूर्णांक बोधक। तो बात करें ऑप्शन ए की ढाई अपूर्णांक बोधक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ढाई है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्रमवाचक, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्रमवाचक है ये और पहला, दूसरा, तीसरा आदि संख्या के क्रम को दर्शाते हैं। ठीक है, बात करें ऑप्शन सी की बह नौकर कोई विशेषण नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विशेषण है और कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, बात करें चौथे की 26 पूर्णांक बोधक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बह नौकर कोई विशेषण नहीं है, जबकि यहाँ पे विशेषण है कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं तो वह सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ठीक है, क्या है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा विकल्प अशुद्ध है, पुल्लिंग, कर्ता, बहुवचन, एकवचन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लड़के के विषय में, लड़के के विषय में यहाँ पे पूछा गया है, तो लड़का क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, सही है। लड़का क्या है, करता है, तो करता है, सही है। लड़का एक वचन है या द्विवचन है, तो मेरे लड़के ने यानी कि एक वचन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी आपका सही होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, यानी कि अशुद्ध है, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे केवल एक लड़के की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक वचन होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, पावक का पर्यायवाची क्या है, असुर, अग्नि, अश्व, आकाश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, पावक का अर्थ होता है आग, तो इसका जो पर्यायवाची कौन सा होगा, अग्नि हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं, आग, दहन, हुताशन, अनल आदि। ठीक है, बात करें असुर की, असुर के कौन से होते हैं, दानव, दनुज, निशाचर आदि। ठीक है, बात करें आकाश की, आकाश के कौन से होते हैं, आकाश, अंबर आदि। ठीक है, बात करें अश्व, अश्व यानी कि घोड़ा को कहते हैं, तो अश्व के पर्यायवाची होते हैं हय, तुरंग, घोटक आदि। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पावक का पर्यायवाची अग्नि। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है, या अधिकरण कारक है। तो नाव जल में तैरती है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विभक्ति चिन्ह में लगा हुआ है। ठीक है, और ये किसका होता है, ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाव जल में तैरती है। ठीक है, बात करें संप्रदान कारक की, इसके विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं, तो को या के लिए होते हैं। ठीक है, करण कारक के कौन से होते हैं, से या के द्वारा होता है, और संबंध कारक के कौन से होते हैं, का, की, के या रा, री, रे। ठीक है, ये होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, गुनाहों का देवता, इसके रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। गुनाहों का देवता इनका एक लोकप्रिय उपन्यास है, इनका एक और प्रसिद्ध उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वहां कौन सा अलंकार होता है, एवक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें यमक अलंकार की, तो जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो वहां पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, बात करें अनुप्रास अलंकार की, तो जहां एक वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, प्रस्तर, जामुन, तैल,
पौत्र। तो इसमें कौन सा तद्भव शब्द है? तो जामुन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जामुन का जो तत्सम शब्द होगा वो कौन सा हो जाएगा? जम्बू हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? जम्बू हो जाएगा। आपको याद रखना है। बात करें प्रस्तर, ये कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव कौन सा होगा? पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। तैल कैसा है? तैल भी तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा वो कौन सा हो जाएगा? तेल हो जाएगा। ठीक है, बात करें पौत्र की, तो ये भी आपका तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? पोता हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। रचयिता, पूजनीय, आँख, नरक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इसकी जो वर्तनी है वो गलत है। ठीक है, इसका सही वर्तनी क्या होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होगी इसकी सही वर्तनी रचयिता। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूजनीय ये बिल्कुल सही है, आँख ये भी बिल्कुल सही है, नरक ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, घर, पहाड़ और नदी जो संज्ञा के अंतर्गत आएंगे वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो शब्द किसी संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नदी, पहाड़, लड़का, पुस्तक आदि। ठीक है, आपको याद रखना है ये कैसे शब्द हैं? तो ये आपके जातिवाचक शब्द हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है? बहानारूढ़, रसोई घर, हस्तलिखित या रेखा चित्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में या पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बहानारूढ़ यानी के वाहन पर आरूढ़, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित, रेखा चित्र यानी कि रेखा से बना चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वाहनारूढ़ यानी कि वाहन पर आरूढ़। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ये, एक, ई या आ। तो आपको बताना है शुद्ध शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा जिससे ये स्त्रीवाचक शब्द बन जाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आ। ठीक है, आ प्रत्यय लगेगा, शुद्ध शब्द सुता हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों, आपको याद रखना है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है, समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। तो समास का जो अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना या फिर बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचानना और उनका निदान करना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उनका उचित शिक्षण रणनीतियों के माध्यम से दूर करना। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो दोस्तों, भाषाई कौशल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो इसमें हंसना नहीं आता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हंसना। ठीक है, हंसना भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को या फिर 26 जनवरी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना,
व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, या फिर ऑप्शन डी रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18 में पूछा है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। गोलू घर जाता है, हम खेलते हैं, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी गाय काली है। अच्छा, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी गाय काली है, गाय कैसी है? काली है। ठीक है, यानी कि विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 में पूछा है, सूरदास जी ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सूरदास जी ने सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूरदास जी की अन्य रचनाएं भी आपको याद रखना है, जैसे सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में पूछा है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो बहुत कंजूस हो उसके लिए एक शब्द होता है कृपण, और जो पैसे वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है धनी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 21 में पूछा है, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पे क्या है? से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ से का प्रयोग हुआ है और से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, लड़का पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ से अलग हुआ है। ठीक है, अलग होने के अर्थ में है तो अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 22 में पूछा है, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पापी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। ठीक है, संख्या यहाँ बताई नहीं गई है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण भी नहीं है, तो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 23 में पूछा है, पवन का संधि विच्छेद है? पा धन अवन, पा धन वन, पो धन अन या फिर पौ धन अन? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन। ठीक है, और यहाँ पे अगर संधि पूछी जाए तो कौन सी संधि होगी? यहाँ पे अयादि संधि होगी। कौन सी? अयादि संधि होगी। ठीक है, यानी कि अयादि संधि होगी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, स्वर संधि है। कौन सी है? अयादि संधि। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24 में पूछा है, हिंदी का पहला पत्र है? उदंत, मारतंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन? तो आपको बताना है इनमें से हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदंत मारतंड। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 25 में पूछा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो घा वर्ण है ये आपका का वर्ग का है। ठीक है, और का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। ठीक है, तो घा का जो उच्चारण स्थान होगा वो कौन सा हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मूर्धा किसका होता है? तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 26 में पूछा है, छा वर्ण किसके योग से बना है? हलंत का प्लस सा से, हलंत का प्लस चा से, हलंत का प्लस छा से या फिर हलंत का प्लस सा से? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और आपका होता है शिरा। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छा है ये आपका हलंत का प्लस सा से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें त्रा की तो ये हलंत ता प्लस रा से मिलकर बना होता है। बात करें ज्ञा की तो ये हलंत जा प्लस या से मिलकर बना होता है। और बात करें शिरा की तो ये हलंत सा
प्लस राशि मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 27 में पूछा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता, ऐसे लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 28 में पूछा है पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, जब पंक्ति में आपको वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस आदि दिख जाए तो यहाँ पे कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरिस है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 29 में पूछा है कान का कच्चा होने का अर्थ है। यहाँ पे आपसे पूछा है कान का कच्चा होना, इसका क्या अर्थ है, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना या फिर कान का कमजोर होना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, कान का कच्चा होना इसका अर्थ क्या है, सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न नंबर 30 में पूछा है काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, जब शब्द जोड़ा में आए लेकिन उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं घटा 2 बार आया है, लेकिन दोस्तों जो पहला घटा है इसका अर्थ है काले बादल। ठीक है, और जो दूसरा घटा है इसका अर्थ है कम होना यानी कि घटना। ठीक है, क्या, कम होना यानी कि घटना। ठीक है, तो पहले का क्या है बादल और दूसरे का कम होना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 30 प्रश्न हमने हल करा दिए हैं। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।